दोस्तों अगर आप पे 498 का केस बन चुका है, जी हाँ, और उसमें सेक्शन लगे हुए 354 का, जैसे छेड़ाछाड़ी का लगा हुआ है आपके कोई भाई पे किसी पे भी, 376 का लगा हुआ है कोई भी आपके मतलब पिताजी पे या भाई पे किसी पे भी मान लीजिए, या साथ में आपके रिश्तेदारों के नाम जुड़े हुए हैं, 406 स्त्री धन का भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, माता पिता के नाम भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका चार्जशीट तैयार हो चुकी है, परिवार के पूरे नाम भी है उसमें, रिश्तेदार के नाम भी है, और 354 376 जैसे मारपीट का कोई सेक्शन भी है, सब कुछ अगर उसमें ऐड है और कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो चुकी है और आपको संबंध आ चुके हैं, तो आप डिस्चार्ज कैसे करवा सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इस वजह से वीडियो के अंत जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, होता क्या मैं बताता हूँ। 498 का केस जब भी होता है तो मैक्सिमम क्या होता है कि एक स्टोरी टाइप की लिखी जाती है उसमें, और जानबूझकर जो रिश्तेदार होते हैं, चाहे उसके छेड़ाछाड़ी का मतलब कहते हैं कि एक तरह से केस स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, जिसमें आपके पिताजी पे भी जैसे 376 का या 354 का छेड़ाछाड़ी का हो गया, आपके छोटे भाई पे या बड़े भाई पे भी लगा दिया जाता है इसे, ठीक है। 323 एक मारपीट की सेक्शन होता है, या 354 होता है, 325 हो सकता है, कोई सा भी संज्ञान वाला हो सकता है, ठीक है। 406 एक स्त्री धन का भी होता है उसमें। देखिए ये डिस्चार्ज के लिए परफेक्ट क्यों बैठती है। अब देखो, ये 498 का केस जो होता है वो क्रिमिनल केस होता है, आपको ये बात समझना पड़ेगा सबसे पहले कि क्रिमिनल केस होता है, और कहीं तो कहते हैं कि साहब इस भय के आधार पे कि साहब क्रिमिनल केस में डिस्चार्ज हो ही नहीं सकता, ना के बराबर पॉसिबल है, इसी के आधार पर काफ़ी दिक्कत हो जाती है लोगों को। मानते कि पति का नाम नहीं होगा, पति के पक्ष में डिस्चार्ज 99% नहीं होता है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, आप भी मानना पड़ेगा। लेकिन बाई चांस आपके रिश्तेदार हो गए, आपके माता पिता हो गए, ठीक है, आप पे जो सेक्शन लगे हुए उनके आधार पर, अगर उनमें से भी जैसे आपके माता पिता जी की एप्लीकेशन आपने लगाया डिस्चार्ज की, तो उनका नाम निकल गया, ठीक है, आपके जो सेक्शन लगे हुए थे वो सेक्शन निकल गया आपके, तो फिर चार्ज फ्रेम आप पे पति पे होगा एक, तो साथ में बेनिफिट भी होगा इसका। देखो बाय चांस एक बार मैं एग्जांपल पे आपको समझाता हूँ कि आपके ऊपर, आपके भाई के ऊपर या आपके पिताजी के ऊपर किसी पे भी 354 छेड़ाछाड़ी का आरोप लगा दिया गया या 376 का, तो सबसे पहले तो 164 के बयान उसमें क्या कंसिडर किए गए हैं या नहीं किए गए। 99% में दहेज केस में जब भी, मैं क्या 99 क्या 100% में आपको बता देता हूँ, जब भी पत्नी 354 या 376 का सेक्शन जब भी लगाती है या जब भी आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो एक तरह से डराने या धमकाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसका फायदा पति को मिलता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 154 के 164 के बयान दर्ज नहीं होते कहीं भी। छेड़ाछाड़ी का जो भी सेक्शन लगा हुआ है उसमें पहली बात तो ये कंसीडर करिए आप, क्या वाकई आपकी पत्नी का उसमें 164 के बयान दर्ज हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब फॉल्स है, क्लियर कंप्लीटेड बात है। पुलिस ने जो भी स्टोरी बनाई है या एविडेंस वगैरह जो भी आई है वो पूरी तरह से गलत है। डिस्चार्ज का मतलब यही है कि आपके ऊपर 498 का केस बनता ही नहीं है किसी कंडीशन में, ये चीज़ ही आपको प्रूव करना है कि भाई आपके ऊपर 498 का केस बनता ही नहीं है, तभी जाके डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। अब ये कब एक्सेप्ट होती है? जब आपकी चार्जशीट बन के मतलब कोर्ट में चली जाती है और कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब इसको संज्ञान में लेते हैं, आपको सम्मन जारी करते हैं, उसके बाद में आप बेल वगैरह ले लेते हो या बेल वगैरह रेगुलर बेल वगैरह जो भी लेना होता है, और चार्ज फ्रेम होते हैं, आपके वकील साहब जाके चार्ज फ्रेम करा भी लेते हैं, वो इसलिए रूप में चार्ज फ्रेम भी हो जाते हैं। तो इसी स्टेप पे डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगती है, 239 की डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगती है। आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो। अब बाई चांस आपके फैमिलीज का कोई रोल ही नहीं है, आपके रिश्तेदारों का कोई रोल ही नहीं है, देखो कोई टाइमिंग मैच हो ही नहीं रही रिश्तेदारों के नाम में, ठीक है भाई। हस्बैंड के, चलो हस्बैंड के साथ तो वाइफ रह रही है, हस्बैंड का मानते हैं कि डिस्चार्ज नहीं होगा, ना के बराबर मानते हैं, लेकिन जब माने कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही बाहर रह रहे थे या सास ससुर के साथ भी रह रहे थे, तो कम से कम रिश्तेदारों के साथ तो नहीं रह रहे थे ना। जब उनको पता ही नहीं है कि रिश्तेदारों के साथ वो नाम ऐड कर रही है, टाइमिंग वगैरह उनको कुछ पता ही नहीं है, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो उनके नाम निकल जाएंगे। आपको पुलिस को इनको पैसे देने की जरूरत है ही नहीं पड़ेगी, डिस्चार्ज में नाम 101% निकल जाएंगे।
अगर बाय चांस आपके कंसिडर नहीं किया गया, जैसे आपके भाई पे या किसी भी 354 376 का केस लगा हुआ, अब 376 वाले मेडिकल चाहिए साहब, मेडिकल रिपोर्ट एमएलसी चाहिए। अब मेडिकल तो पुलिस तो करा ही नहीं है, मान लीजिए पुलिस वाले ने मेडिकल कराया ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपका डिस्चार्ज की परफेक्ट है आपके पिताजी पे या आपके भाई पे 354 या 376 का अगर मामला बना हुआ है और उसमें 164 के बयान दर्ज नहीं है और या उसमें किसी प्रकार मेडिकल नहीं है, तो इस कंडीशन में ये सेक्शन भी हट जाएंगे, आपके भाई का नाम भी निकल जाएगा इजीली भी, या आपका पिताजी का भी है वो भी निकल जाएगा। 323 का मान लीजिए मारपीट का बिट हुई इनके मारपीट, एमएलसी कोई मेडिकल रिपोर्ट की कोई वहाँ पे कुछ है ही नहीं, लेना देना है नहीं, तो इस पे भी चार्ज फ्रेम आप पे नहीं होगा किसी प्रकार से, ये भी सेक्शन आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि साहब वहाँ पे 406 का मैटर है। अब ये तो आप ये तो कहेंगे कि मैक्सिमम जो भी सामान था महिला के पास रहता है, आज के डेट सबको पता रहता है, जो भी जेवर वगैरह होता है वो महिला के पास होता है। लेकिन बाय चांस अगर पत्नी आप ये आरोप लगा रही है कि भाई पूरा मेरा स्त्री धन है जो भी है पति के पक्ष में, पति के पास है, पति के घर वालों के पास है, तो एक चीज देखिए कि चार्जशीट में वाकई क्या उसका बिलिंग वगैरह कुछ आया है या नहीं आया। अगर बिल्कुल ही नहीं आया किसी भी प्रकार से, मौखिक रूप से सब कुछ आरोप लगे हुए, सब कुछ बताया गया कि इतना सामान है इतने पैसे का, लेकिन उसका लेना देना किसी भी प्रकार से नहीं है, तो भैया आपका डिस्चार्ज परफेक्ट हो जाएगा 496। ये बात आप समझ लेना। देखो डिस्चार्ज को आज के डेट में क्या होता है कि एक क्रिमिनल केस हो गया और वकील साहब मैक्सिमम इसको यूज करते नहीं है। देखो आपको रेमेडी मिली हुई है तो आपको डेफिनेटली इसको यूज करना चाहिए, सबसे पहली बात तो यह है। 239 की एप्लीकेशन आपको देना ही पड़ेगा, और देखो आपका हस्बैंड का नहीं भी हो रहा तो भी इसमें रिश्तेदार का होगा, कहीं न कहीं सेक्शन आपके निकलेंगे इसमें। ठीक है, माता पिता के नाम निकलेंगे, उनका हरासमेंट नहीं होगा, फिर ट्रायल में कोर्ट वगैरह में जाता रहना। देखो आपके पास इनका आर्ग्यू के लिए कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन होता है हर चीज़ को डिफाइन करने के लिए, लेकिन उससे पहले जब आपको एक रेमेडी मिली हुई है तो उसका आपको बेनिफिट उठाना पड़ेगा ना, आपको उसका उठाना चाहिए ना। तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन अगर आपके में परफेक्ट बैठती है, देखो पहले स्टार्टिंग में आपको 354 376 इस टाइप के सेक्शन लग जाते हैं तो आप लोग डर जाते हो, और यार ये तो केस बहुत तगड़ा हो गया। तो भाई इसमें जब मेडिकल रिपोर्ट किसी भी प्रकार ने आपकी वाइफ नहीं दे रही है, या फिर उसमें 164 के बयान पुलिस दर्ज नहीं कराई है, और जो कि दहेज जैसे मामले में नहीं कराती है, स्पेशल करके अगर अलग से ऐसा मैटर होता है छेड़ाछाड़ी का या 376 वाले में, तो उसमें क्या होता है कि पुलिस 164 के बयान भी दर्ज कराती है, मेडिकल रिपोर्ट भी कराती है, सब कुछ कराती है, लेकिन मामला जब दहेज केस का आ जाता है तो ऐसे में नहीं कराती पुलिस। ये बात आप नोटेट करके रखना, और जब भी आप ये 376 354 वाला रखना लगती है आपके परिवार या आपके कोई केस में, तो आपको ये चीज़ नोट करते रहना कि वाकई क्या 164 के बयान हुए हैं या नहीं हुए, उसमें क्या उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट लगी है या नहीं लगी है। अगर ये चीज़ें दोनों सब कुछ नहीं हुई तो मतलब पूरा मामला स्टोरी है, किसी भी प्रकार का कोई मामला बनता ही नहीं है फिर तो। क्यों? क्योंकि जब पुलिस के कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान नहीं हो रही तो 354 कहाँ से माना जाएगा? क्यों? 161 के बयान में कह दी, लेकिन 164 के बयान तो जरूरी होता है ना ऐसे मामले में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये सब चीज़ें कंसीडर कराएगी और आपको इसका बेनिफिट होगा। मैं कह रहा हूँ कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन से आपको जब आपके परिवार के नाम या आपके रिश्तेदार के नाम या आप पे बहुत सारी सेक्शन लग के आपके कोर्ट में चले जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसको आर्ग्यू करना चाहिए। इसको कहते हैं कि 239 की एप्लीकेशन 239 की डिस्चार्ज की एप्लीकेशन 101% लगाना चाहिए, आपको इसका बेनिफिट 101% मिलेगा। भाई हस्बैंड का नहीं हो रहा है तो भी कम से कम अपने परिवार के या रिश्तेदारों के या फालतू के जो सेक्शन लगे हुए हैं वो पुल का इन पे चार्ज फ्रेम नहीं होगा, और इसमें ट्रायल में आपका टाइम वेस्ट किसी भी प्रकार से नहीं होगा। तो डिस्चार्ज के लिए अगर आपका केस परफेक्टली बैठता है, जैसे मैंने बताया जितना भी, और उसके अकॉर्डिंग आपके केस में परफेक्टली बैठ रहा है, तो डेफिनेटली आपका डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाना चाहिए। इस वहम में मत रहना चाहिए कि क्रिमिनल केस है कि डिस्चार्ज नहीं होगा। भाई हस्बैंड का नहीं हो सकता ना, हस्बैंड के साथ पत्नी है, माता पिता के साथ नहीं हो सकता। मैं और इतना भी कह देता हूँ, सब माता पिता के नाम भी नहीं, क्योंकि फैमिली जॉइंट में रह रही है, लेकिन कम से कम रिश्तेदारों के तो होगा। या फिर 354 376 जैसा मामला बना हुआ, उसमें मेडिकल रिपोर्ट 164 के बयान वगैरह है ही नहीं, तो भी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फिर आपको डरने की किस बात की? जब आपको एक ऑप्शन मिला हुआ है, एक रेमेडी मिली हुई है, कानून में आपको सपोर्ट है इस चीज़ का, तो फिर आप इसको करना चाहिए ना, अपनाना चाहिए ना आपको। डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा। और मैं पूरी डिटेल में आपको एक प्रैक्टिकल सिंपल भाषा में समझाया हूँ कि वाकई इसका बेनिफिट लेना चाहिए। अगर आपको केस में देखिए FIR इस टाइप की हो रही है आप पे, और चार्जशीट भी देखो पुलिस का काम है, पुलिस तो चार्जशीट बना के जो भी स्टोरी है उसको कोर्ट में पेश करेगी।
अब ये आपका काम है कि वाकई आप अपने वकील साहब से इस पे आर्ग्यूमेंट करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्चार्ज कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, किन केसों में कराना चाहिए, सब कुछ इस केस वीडियो में पूरी डिटेल में बता दिया दी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।